Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ruqayya Farooq here from Team Maths Sparkle, and in this video I am going to talk about action potential. Action potential basically होता क्या है? हमारे नर्व फाइबर्स या टिश्यूज़ के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। तो जब भी कोई स्टिमुलस आकर हमारे नर्व फाइबर्स या टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करता है तो वो इस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज कॉज करते हैं। मीन्स कि जो हमारा सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है नॉर्मल, उसको रैपिडली चेंज कर देते हैं और इसी रिस्पॉन्स को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल को जो है वो हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इट इज़ अ रैपिड चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका? सेल का। व्हेन अ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड, जब भी कोई स्टिमुलस ने आके नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट किया, उसने उसके रिस्पॉन्स में क्या किया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज कर दिया और इसी चेंज को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में होती है, यानी यहाँ पर अब कोई भी स्टिमुलस नहीं आया हुआ, जो मेम्ब्रेन है वो अपने रेस्टिंग कंडीशन पर मौजूद है। अब नर्व फाइबर्स में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है, जबकि स्केलेटल मसल्स के अंदर जो RMP होता है वो हमारे पास होता है -90 मिली वोल्ट। अब हमारे पास सेकंड स्टेप होता है डीपोलराइजेशन टू थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है? थ्रेशोल्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसको हमारे स्टिमुलस को क्रॉस करना पड़ता है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो हर स्टिमुलस पर जनरेट नहीं होता। इसके जनरेट होने के लिए एक ख़ास वैल्यू तक स्टिमुलस के पास स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है कि अगर स्टिमुलस के पास इतनी एडिकेट स्ट्रेंथ है कि वो -55 मिली वोल्ट तक पहले जो है वो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज कॉज कर सकता है, देन हमारे जो सेल हैं उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है -55 मिली वोल्ट को क्रॉस करने के बाद, तो उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो सबसे पहले स्टिमुलस जब आता है तो वो डीपोलराइजेशन कॉज करवाता है थ्रेशोल्ड वैल्यू तक, और उसके बाद अगर स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है तो देन हमारे पास फर्दर डीपोलराइजेशन जो है वो कॉज होती है। इसके बाद आती है रीपोलराइजेशन, देन हमारे पास आता है हाइपरपोलराइजेशन, और इसके बाद जो है वो सेल दोबारा से अपनी नॉर्मल कंडीशन पर आ जाता है जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले तो हम सेल का जो है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और किन चीज़ों का हमारे इस एक्शन पोटेंशियल के अंदर रोल हमें देखना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो ECF होता है वहाँ पर एक्सेस पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, एंड जो हमारा ICF होता है वहाँ पर एक्सेस नेगेटिव आइंस होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। 3 चैनल्स होते हैं हमारे पास, सोडियम पोटेशियम एंड सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। इस स्टेज के अंदर जब कोई भी स्टिमुलस यहाँ पर नहीं आया, मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है, तो यहाँ पर जो पोटेशियम चैनल्स होंगे वो कुछ चैनल्स यहाँ पर ओपन होंगे, ठीक है, जबकि सोडियम चैनल्स जो हैं वो सारे के सारे क्लोज होंगे। तो ये हमारे पास जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन की कंडीशन होती है ना। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, विच इज़ डीपोलराइजेशन टू थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड का मैंने आपको पहले भी बताया कि थ्रेशोल्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसको स्टिमुलस को क्रॉस करना पड़ता है टू कॉज रैपिड डीपोलराइजेशन। तो ये वैल्यू हमारे पास होती है -55 मिली वोल्ट। ये पोटेंशियल हमारे पास रिक्वायर्ड होता है टू ओपन सोडियम चैनल्स एंड टू फर्दर कॉज डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो पॉजिटिव आइंस होते हैं वो इनसाइड द सेल मूव करना शुरू कर देते हैं टू रिड्यूस द नेगेटिविटी प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जिसके रिजल्टेंट में हमारे पास जो पोटेंशियल है वो -90 से हो जाता है -55 मिली वोल्ट। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, विच इज़ रैपिड डीपोलराइजेशन। अब जब हमारे पास -55 मिली वोल्ट जो है वो क्रॉस कर जाता है और तमाम के तमाम सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, तो अब क्या होता है? अब हमारे पास जो सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं तो वहाँ से जो सोडियम आइंस हमारे पास आउटसाइड द सेल प्रेजेंट थे वो मूव करके आना शुरू हो जाते हैं इनसाइड द सेल, और इनसाइड द सेल जो हमारी नेगेटिविटी होती है वो हो जाती है कम, और हमारा जो पोटेंशियल है वो चला जाता है +35 मिली वोल्ट तक। इस स्टेप में क्या होता है कि तमाम पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और पॉजिटिव आइंस मूव करने लग जाते हैं इनसाइड द सेल। देन हमारे पास स्टेज आती है रीपोलराइजेशन की। अब हमारे पास जब सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल बढ़ जाती है तो सेल जो है वो अपनी पोलैरिटी गेन करने के लिए क्या करता है कि अब वो तमाम के तमाम सोडियम चैनल्स को कर देता है क्लोज और पोटेशियम चैनल्स को कर देता है ओपन, ताकि जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी सेल के ECF में और ICF में है वो मेंटेन रहे।
तो अब सेल क्या करता है कि सोडियम चैनल्स को क्लोज कर देता है और पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देता है, जिसके रिजल्टेंट में क्या होता है कि पोटेशियम जो है, जो हमारे पास इनसाइड द सेल प्रेजेंट था, वो मूव करना शुरू हो जाता है आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो टू रिड्यूस द पॉजिटिविटी इनसाइड द सेल, क्योंकि इनसाइड द सेल पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको ओवरकम करने के लिए जो पोटेशियम है, पॉजिटिव आयंस है, वो इनसाइड द सेल मूव करना शुरू हो जाते हैं। और इस स्टेप के अंदर ये याद रखना है कि पोटेशियम चैनल्स जो ओपन हो गए हैं और सोडियम चैनल्स हो गए हैं क्लोज। देन हमारे पास स्टेप आता है हाइपर पोलराइजेशन का। तो इस स्टेप के अंदर हमारे पास जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं अब वो भी क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और मेम्ब्रेन जो है वो अपने नॉर्मल पोटेंशियल पर जो है वो दोबारा से पहुंच जाती है। मतलब कि जो हमारे पास पोटेशियम चैनल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो तो हमारे पास पहले ही क्लोज हो गए थे। तो अब जो पॉजिटिविटी होती है वो हमारे पास ICF और ECF के अंदर मेंटेन हो जाती है। लेकिन अब एक काम जो है वो हमारे पास रह जाता है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के स्टेप में दोबारा से होता है, वो ये कि हमने ये देखा था कि हमारा जो सेल है उसके इनसाइड प्रेजेंट होता है पोटेशियम और आउटसाइड प्रेजेंट होता है सोडियम। लेकिन यहाँ पर इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो चुका है, हमारे पास पोटेशियम जो है वो बाहर चला गया था, तो यहाँ पर पोटेशियम ज़्यादा हो गया है, और सोडियम जो हमारे पास अंदर था तो यहाँ पर सोडियम जो है वो ज़्यादा हो गया है। तो हमें सेल को नॉर्मल कंडीशन के अंदर पहुँचाना है वापस, कि सोडियम को बाहर ले जाना है और पोटेशियम को अंदर लाना है। तो अब यहाँ पर जो फंक्शन आता है वो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप का होता है। ये पंप एक्टिव हो जाता है और पोटेशियम को जो है वो अंदर लाता है, सोडियम को जो है वो आउटसाइड द सेल मूव करवा देता है। तो इस तरीके से जो सेल है वो हमारा दोबारा से नॉर्मल कंडीशन को अटेन कर लेता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।